चलिए बेटा, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट जो फर्टिलाइजेशन का कैपेसिटेशन से लेकर सिनगैमी तक हमको इवेंट पढ़ना है, उसमें फर्स्ट इवेंट लिखते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले अपन थर्ड स्टेप से स्टार्ट करें, बिकॉज जो हमने इवेंट्स लिखे उसमें फर्स्ट और सेकंड तो क्लियर हो गए। थर्ड इज कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। सबसे पहले ध्यान रखो बेटा, बच्चे क्या करते हैं, अगर आधी नॉलेज होती है उनको इस चीज़ की, तो वो गलती से क्या कर देते हैं कि कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म में तो ऐसा सोचते हैं मेल की बॉडी में ही तो होगा, वहीं पर तो स्पर्म बन रहा है। नहीं, सबसे पहली चीज़ याद रखो, कैपेसिटेशन किसका होता है? स्पर्म का होता है। और कहाँ होता है, इसकी लोकेशन क्या है? लोकेशन, साइट ऑफ कैपेसिटेशन। साइट क्या है कैपेसिटेशन की? दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, क्योंकि तुम ही देखो ना कि हमने स्टेप्स में क्या लिखा है। हमने स्टेप्स में लिखा है बेटा कि इंसेमिनेशन के बाद कैपेसिटेशन होगी, है ना। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिपॉजिट हो चुका है स्पर्म, यानी इजैकुलेट और सीमेन। सीमेन का डिपोजिशन हो चुका है फीमेल बॉडी में, उसके बाद कैपेसिटेशन होगी। तो कैपेसिटेशन स्पर्म की हो रही है, पर कहाँ पर? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ये एक बार का क्वेश्चन है बेटा, मेल में नहीं, फीमेल बॉडी में होता है। अच्छा, फीमेल बॉडी में भी स्पर्म यानी सीमेन इकट्ठा हुआ है, डिपॉजिट हुआ है वजाइना में, तो ये कैपेसिटेशन क्या वजाइना में ही हो जाती है? नो, ये कैपेसिटेशन वजाइना के बाद जब वो पहुंचते हैं स्पर्म एसेंड करके यूट्रस में, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी ये कहाँ पर होता है? यूट्रस में होता है। कहाँ पर? यूट्रस में। ये एक बार का क्वेश्चन है। अब तुम बोलोगे कि मैम दोनों कैसे आंसर हो सकते हैं? बेटा अगर लिखा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एपिडिडाइमिस, वास्ट डिफरेंस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो फीमेल टिक करो। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स लिखे हुए हैं, मान लीजिए ऑप्शंस तो कुछ भी आ सकते हैं, फैलोपियन ट्यूब, एम्पुला, वजाइना, यूट्रस, सब क्या टिक करेंगे? यूट्रस। और स्पेसिफिक आंसर है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन आया था, उसमें बच्चों ने आंसर टिक करना पड़ा था यूट्रस प्लस सर्विक्स। देखो, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है, यूट्रस टिक करना। ये भी PYQ है और करेक्ट आंसर यही था। ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी है। मान लीजिए ऑप्शन में आपके पास यूट्रस है ही नहीं, ऑप्शन में यूट्रस ऑप्शन नहीं दिया है, पर एक ऑप्शन यूट्रस प्लस सर्विक्स है, तो क्या दिक्कत है? यूट्रस का ही तो पार्ट होता है सर्विक्स। और अगर यूट्रस ऑप्शन में नहीं है, लेट्स से आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, साइट, आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन है बेटा, साइट ऑफ कैपेसिटेशन। साइट ऑफ कैपेसिटेशन आपको पूछा गया है क्या है? आपके पास ऑप्शंस हैं, लेट्स से वास डिफरेंस, आपके पास ऑप्शन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, आपके पास ऑप्शन है फैलोपियन ट्यूब, और आपके पास चौथा ऑप्शन है यूट्रस नहीं दिया है, यूट्रस प्लस सर्विक्स दिया है। तो ऐसे ऑप्शन में तो बेस्ट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? यूट्रस प्लस सर्विक्स, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। सर्विक्स इज अ पार्ट ऑफ यूट्रस ओनली, ठीक है, अलग से भी लिख सकते हैं। तो आपको ये आंसर्स लगाने हैं डिपेंडिंग अपॉन दी ऑप्शंस, ठीक है। वैसे इसकी लोकेशन बेस्ट आंसर होता है यूट्रस अपने पास, अगर हमें और कोई कंफ्यूजिंग ऑप्शंस ना दिए गए हों, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया लोकेशन। अब हम लिखते हैं ये कैपेसिटेशन होती क्या है। कैपेसिटेशन इज द केमिकल चेंजेस in sperms in female reproductive tract, female reproductive tract to make sperm fertilize ovum, ठीक है। अगर स्पर्म को ओवम को फर्टिलाइज करना है तो उसमें सारे चेंजेस करने पड़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि क्या चेंजेस होते हैं इसमें, माना कि चेंजेस करने पड़ते हैं। व्हाट आर दीज केमिकल चेंजेस, क्या क्या होता है बेटा? इसके अंदर फर्स्ट चेंज आपको याद रखना है, स्पर्म के ऊपर एक कोलेस्ट्रॉल की लेयर होती है, वो रिमूव की जाती है। स्पर्म के ऊपर एक कोलेस्ट्रॉल की लेयर होती है, सो रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल
एडिशन नहीं बेटा, रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है। दूसरा चेंज क्या होता है कैपेसिटेशन में, ध्यान से सुनना, रिमूवल ऑफ डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स। अब सुनो मेरी बात, क्या कंफ्यूजन होती है। कैपेसिटेशन सुन के ऐसा लग रहा है कुछ कैप लगाई जाएगी स्पर्म पे, नहीं, असल में कुछ चीजें रिमूव की जाती हैं, रिमूवल होता है, एडिशन नहीं होता। बट रिमूवल किस चीज का होता है, डीकैपेसिटेशन फैक्टर्स का होता है। स्पर्म के ऊपर ऑलरेडी एक कोलेस्ट्रॉल की लेयर होती है और कुछ फैक्टर्स चिपके हुए होते हैं जिसको डीकैपेसिटेशन फैक्टर कहते हैं। अब हुआ क्या, डीकैपेसिटेशन फैक्टर चढ़े हुए हैं तो इसीलिए इसके हटाने को कैपेसिटेशन बोल दिया गया है, ठीक है। डीकैपेसिटेशन फैक्टर नाम के फैक्टर चढ़े हुए हैं तो इनको हटाने को हमने कैपेसिटेशन कह दिया है। तो कैपेसिटेशन का मतलब कोई कैप लगना नहीं है, असल में वो डीकैपेसिटेशन फैक्टर का रिमूवल है जो ऑलरेडी उस पर चढ़े हुए हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कोलेस्ट्रॉल और डीकैपेसिटेशन फैक्टर चढ़े हुए थे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में आने के बाद हम इनको हटा रहे हैं, ठीक है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट चेंज जो स्पर्म में होता है बेटा, ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, यूट्रस में आने के बाद स्पर्म के अंदर कैल्शियम भर के चला जाता है, कैल्शियम इनफ्लक्स होता है। मतलब कैल्शियम का इनफ्लक्स, स्पर्म के अंदर जाना, ठीक है। कैल्शियम मूव्स, इनफ्लक्स का मतलब क्या होता है, कैल्शियम मूव्स इनसाइड स्पर्म, ठीक है, स्पर्म के अंदर कैल्शियम जाता है। अच्छा, जब कैल्शियम का इनफ्लक्स होता है तो इससे क्या फायदा हुआ, बिना रीजन के तो कुछ होता नहीं है, कैल्शियम अंदर जाने से कोई ना कोई फायदा होगा। स्पर्म के अंदर ये जो कैल्शियम जाता है इसकी वजह से इट लीड्स टू whiplash movement ऑफ स्पर्म का whiplash मूवमेंट होने लग जाता है, whip like मूवमेंट, ठीक है। वो जो कोड़े होते थे ना ऐसे पुराने टाइम में यूज़ किए जाते थे, वो जो विप होता है उसकी से जो मूवमेंट होती है वो ऐसे बहुत लंबा होता है, धागे जैसा, बहुत मोटी रस्सी जैसा, ठीक है। तो उसकी मूवमेंट थोड़ी ऐसी वेवी होती है, ठीक है। उसको बहुत तेज से मारने पर बहुत वेवी मूवमेंट होती है उस रस्सी की, तो उसको विप लाइक मूवमेंट बोलते हैं। तो स्पर्म के अंदर भी ध्यान से सुनो, फ्लैजिला है, स्पर्म के पास भी क्या है, फ्लैजिला, जो उसकी टेल है वो फ्लैजिला ही तो है बेटा। उस फ्लैजिला का विपलैश मूवमेंट होने लग जाएगा, मतलब वेरी फास्ट मूवमेंट, एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर द एसेंड ऑफ स्पर्म फ्रॉम यूट्रस टू एम्पुला, ठीक है। हेल्प्स स्पर्म टू एसेंड, मतलब ऊपर जाना, फ्रॉम यूट्रस टू एम्पुला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। बेटा स्पर्म को ना ऊपर जाना है, ठीक है, तो वो इतना आसान नहीं है। तो कैल्शियम का इन्फ्लक्स होकर विप लाइक मूवमेंट होती है, बहुत फास्ट मूवमेंट से यूट्रस से होते हुए, इस्थमस से होते हुए स्पर्म कहाँ पहुंच जाता है, एम्पुला पर, जहां पर एग उसका वेट कर रहे हैं एम्पुला पे, विच इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसीलिए विपलैश मूवमेंट जरूरी है। ऑब्वियसली मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ दैट फ्लैजिला की मूवमेंट तो पहले भी हो रही है, यस। स्पर्म की जो मूवमेंट हम पढ़ते हैं एपिडिडाइमिस में, याद करो, स्पर्म की टेल को फ्लैजिलेट मूवमेंट मिलती है, मोटिलिटी मिलती है, फ्लैजिला को फ्लैजुलर एक्टिविटी मिलती है, कहाँ पर, एपिडिडाइमिस में। तो हमने सीखा था, एक बार रिवाइज करते हैं बेटा, हमने सीखा था कि स्पर्म जब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से लेकर एपिडिडाइमिस तक आता है तो वो एक्सेसरी डक्ट की सीलियरी मूवमेंट की हेल्प से आता है। एक बार एपिडिडाइमिस में उसको फ्लैजुलर एक्टिविटी और मोटिलिटी मिल गई तो वहाँ से लेकर इजैकुलेशन होने तक वो अपने फ्लैजिला से ही आता है, यानी कॉपुलेशन के टाइम पर इंसेमिनेशन जब होता है तो वो अपने फ्लैजिला के थ्रू ही आता है। तो वो भी फ्लैजिला से आ रहा है, यहाँ पे फ्लैजिला से ऊपर जा रहा है। बस फीमेल में आने के बाद इसी फ्लैजिला का वेरी फास्ट मूवमेंट जो है उसी को विपलैश मूवमेंट कह रहे हैं।
सो ये भी फ्लैजुलर एक्टिविटी है। इंसेमिनेशन के टाइम पर एपिडिडाइमिस से लेकर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट तक भी फ्लैजुलर एक्टिविटी है, बस वहाँ पर व्हिप्लैश नहीं बोलते। फीमेल में आने के बाद कैपेसिटेशन के टाइम पर कैल्शियम इन्फ्लक्स होने की वजह से बहुत फास्ट जो फ्लैजुला की एक्टिविटी होती है उसको व्हिप्लैश मूवमेंट कहते हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर जाकर एम्पुला तक पहुँच पाता है। ठीक है, आई होप माई पॉइंट इज क्लियर। कैल्शियम, तो ये कुछ चेंजेस होते हैं किसमें, स्पर्म में। ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 5 स्टार्स लगा लीजिए। छोटा सा टॉपिक है बट खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे। कैपेसिटेशन किसका होगा, पहली बात बोलो, स्पर्म का। कहाँ पर होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में बिल्कुल भी नहीं होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में यूट्रस में होगा। यूट्रस ऑप्शन नहीं है तो क्या टिक करेंगे बेटा, यूट्रस एंड सर्विक्स में। ठीक है, क्या होता है इसमें, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल को लगाया जाता है या हटाया जाता है, हटाया जाता है। दूसरा बताइए क्या हटाया जाता है, डीकैपेसिटेशन फैक्टर जो स्पर्म के ऊपर ऑलरेडी है वो डीकैपेसिटेशन फैक्टर हटाए जाते हैं, और कैल्शियम उसके अंदर जाता है, कैल्शियम इन्फ्लक्स होता है, जिसकी वजह से व्हिप्लैश मूवमेंट होती है और स्पर्म कहाँ पहुंच जाता है, एम्पुला पे पहुंच जाता है। और एम्पुला पे ऑलरेडी ओव्यूलेशन से क्या पहुंचा हुआ है, एग पहुंचा हुआ है। और इसीलिए एनसीईआरटी अब एक लाइन कहती है बेटा, देख यहाँ पर लिखती हूँ, यहाँ पर लिखती हूँ, सुनना ध्यान से। एनसीईआरटी कहती है नॉट ऑल कॉप्युलेशंस लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। अब इसका क्या मतलब हो गया बेटा, देखो अगर कॉप्युलेशन हुई, सेक्सुअल मेटिंग हुई तो इंसेमिनेशन होगी और स्पर्म यानी सीमेन फीमेल बॉडी में जाएगा। ठीक है, फीमेल बॉडी में जाएगा तो उसकी कैपेसिटेशन होगी, कैपेसिटेशन होगी तो स्पर्म एम्पुला पे पहुंचेगा, है ना। यहाँ तक तो सीखा हमने, चलो पहुंचेगा। तो फिर फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होगी, बिकॉज हो सकता है ना बेटा वहाँ पर एग ना हो, या एग 4 दिन पहले आ चुका और वो एक ही दिन तक जिंदा रह सकता है और एग मर गया हो, एब्जॉर्ब होकर डिजेनरेट कर गया हो, या एग जब वहाँ पर है तब स्पर्म ना हो, स्पर्म जब पहुँचा है एग ना हो, जब दोनों सही टाइम पर पहुँच रहे हैं पर एक का लाइफ स्पैन ही खत्म हो चुका है। इसीलिए एग और स्पर्म का, एग एंड स्पर्म शुड रीच द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन विच इज बेटा एम्पुला। ब्रैकेट में लिख लो, लिखने में कोई आलस नहीं करना है, एम्पुला। एग एंड स्पर्म शुड रीच द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्पुला साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ टुगेदर। ठीक है, एक साथ वहां पहुंचने चाहिए, दोनों एक साथ से ही टाइम पर वहां पे पहुंचेंगे, दोनों एक ही साथ वहां पे पहुंचेंगे तभी वो कॉप्युलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन होगी। इसीलिए जरूरी नहीं है कॉप्युलेशन हुआ है, स्पर्म इकट्ठा हुआ है तो फर्टिलाइजेशन होगी, प्रेगनेंसी होगी, जरूरी नहीं, वहां पे एग होना चाहिए। दोनों का मूवमेंट वहां पर वो दोनों साथ में पहुंचने चाहिए। ठीक है, यहां से बेटा एनसीईआरटी से आपके लिए असर्शन रीजन तैयार हो जाएगा। ये एनसीईआरटी की लाइंस हैं, एनसीईआरटी का असर्शन रीजन तैयार हो जाएगा। कैसे, हम कह सकते हैं कि अगर ये असर्शन है नॉट ऑल कॉप्युलेशंस लीड टू फर्टिलाइजेशन, इफ दिस इज द असर्शन देन उसका रीजन यही है क्योंकि वो दोनों एक साथ पहुंचने चाहिए। ठीक है, दोनों एक साथ, नॉट ऑल कॉप्युलेशंस लीड टू फर्टिलाइजेशन बिकॉज एग एंड स्पर्म शुड रीच द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन साइमल्टेनियसली। अगर वो एक साथ नहीं पहुंचेंगे तो कॉप्युलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का असर्शन रीजन बनेगा और ये एनसीईआरटी की दोनों बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जो एज इट इज आपको लर्न रखनी है। सही है, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, अब एकदम साइमल्टेनियसली जरूरी है क्या, एकदम साइमल्टेनियसली जरूरी है क्या, बिल्कुल भी थोड़ा इधर उधर नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है, बट वो क्या इधर उधर हो सकता है वो भी हम पढ़ेंगे फर्टाइल पीरियड में। ये जो इंसेमिनेशन है, कोइटस है, अगर इसको फर्टिलाइजेशन करके कॉप्युलेशन के बाद, इंसेमिनेशन के बाद अगर फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी होनी है तो क्या स्पैन है, ये कोइटस या इंसेमिनेशन होनी चाहिए बिटवीन 10th to 15th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी थी, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी थी। चलिए थोड़ा सा सीखिए और
एक फीमेल का फर्टाइल पीरियड, हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये सीखा है, फर्टाइल पीरियड। फर्टाइल पीरियड क्या होता है बेटा? जब फर्टिलिटी होती है। फर्टिलिटी का मतलब फर्टिलाइजेशन हो सकती है। फर्टिलिटी, फर्टिलाइजेशन, फर्टाइल पीरियड सब साथ में आता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के लिए फर्टाइल पीरियड सबसे अच्छा होता है 10th to 17th डे। 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल का 10वें दिन से लेकर 17th डे तक तो जो होता है, ये हमने कैसे निकाला था? चल, पहली चीज करते हैं, ओव्यूलेशन होनी चाहिए उस समय पर। अगर एक फीमेल में नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इरेगुलर पीरियड्स नहीं चल रहे हैं, सब कुछ रेगुलर चल रहा है, जो हम मान के चलते हैं 28 से 29 दिन की साइकिल होती है, उसमें मिड में 14th डे में +-2 पर ओव्यूलेशन होती है, याद करो। तो ओव्यूलेशन का टाइम तुम क्या लिखोगे? 14 +-2 विच विल लीड टू 12th to 16th डे। 12th to 16th। दूसरी चीज़ याद रखो, ये तो तुमको आता था, मैंने दोबारा लिख दिया है, 12th to 16th डे। दूसरी चीज़ याद करो, स्पर्म का वायबिलिटी यानी लाइफ स्पैन, स्पर्म का वायबिलिटी होता है बेटा अराउंड 2 डेज। और एग की यानी ओवम के ओव्यूलेशन होने के बाद जो ओवम होता है उसका लाइफ स्पैन जस्ट अराउंड 24 आवर्स ही होता है, ठीक है, यानी लगभग 1 दिन, ठीक है। अब देखो इस चीज को हम कैसे निकालते हैं, ध्यान से समझना। ये मान लीजिए पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल है जो हमने पाई चार्ट पे सीखा था, ठीक है। अब देखो बेटा, हम ऐसे सोचते हैं कि लेट्स से ये 28 दिन यहाँ हो गए, 14th डे यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब 14th के अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 14th डे हुआ, 13 और 12, 15 और 16, तो इतने दिन तो आपने बोला कि फर्टिलाइजेशन के लिए वैसे भी अच्छे हैं क्योंकि ओव्यूलेशन इस समय पर होनी चाहिए। तो ये कौन सा टाइम हो गया बेटा? ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड है। स्पर्म का डिपोजिशन तो पता है, पर एग कब रिलीज हो रहा है ये तो पता नहीं है, तो वो लगभग अगर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तो इस टाइम में होना चाहिए 12th to 16th डे में, ठीक है। अब 12th to 16th डे में तो पता है ओव्यूलेशन हो रही है, तो अगर 12th to 16th डे में इंसेमिनेशन होती है, कॉपुलेशन होके इंसेमिनेशन होके स्पर्म आता है, तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस बनते हैं, यानी दिस कॉपुलेशन में लीड टू फर्टिलाइजेशन। बट जरूरी नहीं है, क्योंकि देखो मान लो स्पर्म लेट्स से मान लो कि 12th डे पर बेटा ओव्यूलेशन हो गई और स्पर्म आया 16th डे पर, ठीक है। एग तो यहाँ पर आ गया और एक ही दिन बाद एग मर गया, एग का लाइफ स्पैन तो एक ही दिन का है, और स्पर्म आया 16th डे पर, तो अब जब स्पर्म आएगा तो एग तो मर चुका है बेटा। 13th डे पर, 12th डे पर ओव्यूलेशन हुई, 13th डे यानी एक दिन एग ने वेट किया, एग अब उसकी लाइफ स्पैन खत्म हो चुकी है। अब स्पर्म आया 16th डे पर, तो उसको एग नहीं मिलेगा वहाँ पर, समझ में आ रही है बात? तो हो सकता है इस टाइम पे फर्टिलाइजेशन हो सकता है ना हो, ठीक है। और एग्जांपल्स लेते हैं, तो एक एक करके एग्जांपल समझते जाओ। मान लो अब हम ले लेते हैं कि स्पर्म आ गया यहाँ पर, ठीक है, 12th डे पर स्पर्म आ गया, स्पर्म 13th डे वो वेट करेगा, 14th डे तक वेट करेगा, और एग आया ही नहीं, एग मान लो 15th डे पे ही आ रहा है, तो स्पर्म तो यहाँ से यहाँ तक आया, 2 दिन वेट किया, मर गया। स्पर्म का लाइफ स्पैन कितने दिन का है? 2 दिन का।
तो स्पर्म एम्पुला पर पहुंच गया था 12th डे और उसने 2 दिन वेट किया और 14th डे पे वो मर गया, बट ओव्यूलेशन 15th डे पर हुई है या 16th डे पर हुई है, तो कॉपुलेशन विल नॉट लीड टू फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। बट चांसेस हैं कैसे कि मान लीजिए एग आया है 14th डे पर और स्पर्म आया 13th डे पर, तो स्पर्म तो जिंदा रहेगा। मान लीजिए स्पर्म आया 14th डे पर और एग आया 16th डे पर, तो भी स्पर्म 2 दिन तक जिंदा रहेगा। मान लीजिए स्पर्म आया 14th डे पर और एग भी आया 14th डे पर, तो भी दोनों का फर्टिलाइजेशन हो सकता है। समझ रहे हो आप बात को? और चांसेस लेते हैं कि ये हमने 10th टू 17th डे कैसे निकाला है, ये देखिए। इतना तो समझ में आ रहा है कि इसमें चांसेस है, डिपेंड करेगा कि ओव्यूलेशन किस टाइम हुई और स्पर्म किस टाइम आया, इस टाइम में भी। इसके और टाइम में तो बिल्कुल ही बहुत कम चांसेस हैं या 0 चांसेस हैं। जो चांस यहाँ पे भी पक्का नहीं है, पर सबसे अच्छे चांसेस इसी में होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10th टू 17th डे को हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं। ठीक है, अब देखो, मान लो कि 12th डे पर एग आया बट स्पर्म 11th डे या 10th डे आ गया है। ठीक है, 11th डे या 10th डे स्पर्म आ गया है। 10th डे स्पर्म आया तो भी 2 दिन जिंदा रहेगा और एग आएगा। 11th डे पर स्पर्म आया तो भी यहाँ पर एग आएगा, तो ये जिंदा रहेगा। हाँ, अगर स्पर्म 11th डे आया बट एग 15th डे आ रहा है तो नहीं होगी फर्टिलाइजेशन। बट हम चांसेस की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर भी चांसेस बनते हैं बेटा, चांसेस बनते हैं कि स्पर्म 10th डे आ जाए और ओव्यूलेशन 12th डे से इसके चांसेस ओव्यूलेशन के शुरू हो जाते हैं। ओव्यूलेशन के चांसेस 12th डे से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, 14 ± 2। तो अगर मान लेते हैं हम ऐसा कि शायद 12th डे पर एग आ सकता है और अगर 10th डे पर भी स्पर्म आया है तो भी फर्टिलाइजेशन हो सकती है। ये उल्टा क्यों नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पर स्पर्म ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एग के चांसेस ही यहीं से हैं, एग के चांसेस ही यहीं से हम देख रहे हैं। एग के जब से चांसेस हैं उसके पीछे भी 2 दिन अगर होते हैं स्पर्म के आने में, तो चांसेस हैं कि अगर इसी दिन ओव्यूलेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन हो सकती है। ठीक है, अगला लेते हैं कि अगर मान लीजिए एग यहाँ पर आया है 16th डे, ठीक है, और स्पर्म आया है बेटा 17th डे पर, स्पर्म आया है 17th डे पर, तो भी देखो एग यहां पर आया, मान लो दिस इज द 17th डे, तो भी एग यहां पर आया और स्पर्म 17वें दिन पे आ रहा है, तो भी तो बेटा 1 दिन तक तो इसका भी लाइफ स्पैन होता है। अगर 16th डे पर ओव्यूलेशन हो रही है तो इस एग जो है 16th डे से 17th डे तक वेट करेगा, है ना। अगर 17th डे पे भी स्पर्म आ गया तो फर्टिलाइजेशन हो सकती है, अगर नहीं आया तो नहीं होगी। अच्छा, पक्का नहीं है, हम फिर से इधर एग इधर स्पर्म क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि बेटा ये चांसेस हैं एग आने के। एग अगर यहाँ आता है स्पर्म यहाँ आता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, एग तो 1 ही दिन बाद मर जाएगा। बट अगर एग यहाँ आता है और स्पर्म फिर भी 17th डे पर आ जाता है तो चांसेस हैं 17th डे पर भी कॉपुलेशन और इंसेमिनेशन होने पे हो सकता है। फीमेल बॉडी में ओव्यूलेशन कब हो रही है पता नहीं चलता है, बट हो सकता है कि 16th डे पर ओव्यूलेशन हुई हो तो फिर फर्टिलाइजेशन हो सकते हैं। एंड दैट इज वाई 10th टू 17th डे इज द फर्टाइल पीरियड, फर्टिलाइजेशन के लिए अच्छा पीरियड, बिकॉज ओव्यूलेशन का मोस्ट एक्सपेक्टेड पीरियड होता है 12th टू 16th डे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, इसी बात को लिखते हैं। यहाँ से यहाँ तक तो क्या होता है, इस एग का ओवम का लाइफ स्पैन, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक क्या होता है बेटा, स्पर्म का लाइफ स्पैन की वजह से हो सकता है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन, और इस दौरान में फर्टिलाइजेशन ओव्यूलेशन का टाइम है इसलिए हो सकता है। ज़रूरी नहीं है 10th टू 17th डे में भी फर्टिलाइजेशन होगा ही, हो भी सकता है नहीं भी, देखना पड़ेगा स्पर्म कब आया एग कब आया। समझ में आ रही है आपको बात? और वो जो स्पर्म की हम फर्टाइल नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए हमने पढ़ा था 200 से 300 मिलियन स्पर्म होने चाहिए पर इजैकुलेट, उसमें से 60% की अच्छा शेप एंड साइज होनी चाहिए। जो बचते हैं 60% सही शेप और साइज के, उसके 40% की मोटिलिटी अच्छी, वो तो है ही, वो तो है ही।
उसके अलावा 10th to 17th डे का पीरियड फर्टाइल पीरियड होता है। इसमें भी चांसेस हैं दैट कॉपुलेशन मे लीड टू फर्टिलाइजेशन, नॉट ऑल कॉपुलेशन, रेस्ट ऑफ द कॉपुलेशन में तो बहुत ही कम चांसेस है, 0 चांसेस ऑलमोस्ट, अगर हम एक नॉर्मल कंडीशन लेके चल रहे हैं कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है, ठीक है। और इसमें फर्टाइल पीरियड ये है जिसमें चांसेस होते हैं, 100% नहीं होता, बिकॉज फिर से स्पर्म यहाँ, एग यहाँ, 10-70 7 दिन तक तो कोई भी जिंदा नहीं रह सकता, ना स्पर्म ना एग। और आप समझ पा रहे होंगे यहाँ 2 दिन, यहाँ 1 दिन क्यों बनाया है बेटा, क्योंकि एग यहाँ पर फिक्स हो गया है ऑलमोस्ट। तो हम स्पर्म का लाइफ स्पैन इधर देख रहे हैं और एग का लाइफ स्पैन इधर देख रहे हैं, इसलिए, ठीक है। इधर थोड़े एग का लाइफ स्पैन देखोगे, 12 दिन से 11 दिन पे थोड़े जाएगा एग, 11 दिन बाद 12वां दिन आएगा ना। और इधर स्पर्म का थोड़े देखोगे, यहाँ से तो हम बात करें कि एग आ रहा है, इसलिए उधर 2 दिन और इधर 1 दिन जोड़ा है। एंड दैट इज वाई फर्टाइल पीरियड बिकम्स द 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि ओव्यूलेशन 12th to 16th डे में एक्सपेक्टेड होता है, स्पर्म लगभग 2 दिन जिंदा रहता है और ओवम लगभग 24 घंटे 1 दिन जिंदा रहता है। एंड दैट इज वाई हमने यहाँ पर लिखा है कि इंसेमिनेशन जनरली 10th to 15th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में हो जानी चाहिए। सी, हम कह रहे हैं कि इंसेमिनेशन 10th to 15th डे में लगभग हो जानी चाहिए, 14th डे को कंसीडर करते हुए। इनफैक्ट अब हम बोल सकते हैं 15th डे बेटा इसलिए कह रहे हैं बिकॉज ओवम के चांसेस इंसेमिनेशन को और बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्योंकि स्पर्म के एक बार पहुंचने के बाद, सुनना, स्पर्म के पहुंचने के बाद भी एग अगर वहाँ पे मान लो वेट भी कर रहा है, तो स्पर्म के पहुँचने के बाद, डिपॉजिट होने के बाद कैपेसिटेशन करके उसको एम्पुला तक पहुँचने में भी 40 से 60 घंटे लग जाते हैं, ठीक है, लगभग बहुत सारे घंटे लगते हैं, तो वो दिन भी तो काउंट होता है। तो फर्टाइल पीरियड तो इन जनरल हमने 10th to 17th डे कह दिया, पर और स्पेसिफिकली हम लिख रहे हैं कि भाई इंसेमिनेशन 10th to 15th डे में हो जाए तो बढ़िया है, क्योंकि फिर 15th डे के बाद उसको ऊपर जाके वहाँ एम्पुला तक पहुँचना भी है, और अगर एग पहले का आया हुआ होगा तो हमें चांसेस देखने हैं। आप बहुत ज़्यादा इसमें डेप्थ में ना जाके यहाँ पर बेसिकली फर्टाइल पीरियड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद, सो दिस इज अबाउट द कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे।